गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम चंपा पांडे, योर हिंदी टीचर। आज हम व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, जिसको हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, वह शस्त्र है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध भाषा बोलते हैं। भाषा, कोई भी भाषा बोल देने से, सिर्फ ध्वनियों का उच्चारण कर देने से वह भाषा नहीं हो जाती। जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो यदि हमसे संकेत करके बोले तो वह भाषा नहीं हुई, लेकिन अगर उसे हम बोल कर बोले तो वह उसकी भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले हम व्याकरण में भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में विचार विनिमय करते हैं, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब हमें अगर आपको कुछ कहना होगा तो हम भाषा के जरिए अपनी बात को आप तक पहुंचाएंगे। सिर्फ हम इशारे कर देने से आप हमारी बात नहीं समझेंगे, लेकिन अगर उसे हम बोले कि आप यह काम कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ। वह साधन है भाषा। दूसरी बार हम भाषा की उत्पत्ति पर विचार करेंगे। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। संस्कृत में भास का अर्थ बोलना और कहना होता है, इसीलिए हिंदी में भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई, अर्थात हम अपने भावों और विचारों को बोले और कहे। भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? भाषा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। हमें किसी को कुछ कहना है तो हम भाषा के जरिए ही कह सकते हैं, इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा तो जीव जंतुओं की भी होती है, वो भी बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा उनकी भाषा से अलग होती है, क्योंकि मनुष्य एक शब्द द्वारा सारी बातों को नहीं कह सकता। उन्हें अलग अलग शब्दों के द्वारा कई बातों को कहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अपने संपूर्ण भावों और विचारों को, हमें कुछ भी कहना है तो वो हम आपको भाषा के द्वारा कह सके। अब हम विचार करेंगे भाषा की परिभाषा क्या है। तो जब भाषा वह साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को, मुझे कुछ भी कहना है तो वो मैं अपनी भाषा के जरिए आप तक पहुंचाती हूँ, तो वह हुआ भाषा, यानी वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। तो भाषा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप यह कहेंगे कि ऐसे साधन या ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आप तक पहुँचा सके, वह है भाषा। जैसे हरी बत्ती जल गई, अगर हमें किसी ने कहा कि हरी बत्ती जल रही है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ जहाँ वो इशारा कर रही हैं वहाँ कोई हरी रंग की बत्ती जल रही है। ठीक उसी प्रकार अगर गार्ड ने कहा कि सीटी बज गई है, तो जब वो सीटी बजा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि उन्होंने सीटी बजा दी है, क्योंकि किसी ने हमसे कहा है कि गार्ड ने सीटी बजा दी है। यह है भाषा। हम अपने भाषा के जरिए अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको अपने जो भी भाषा के बारे में ज्ञान देना चाह रही हूँ, वह एक हिंदी भाषा के जरिए आप लोग तक पहुंचा रही हूँ। इस प्रकार यह भाषा है। अब हम भाषा के रूप और उनकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। भाषा के मूलतः दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब जो मुख से बोला जाए, यानी वह भाषा जो उच्चारित की जाए, हम बोल कर किसी से कहें। और लिखित होती है जिससे हम लिख कर बताएं। जैसे अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ यह मौखिक भाषा में है, लेकिन अभी हम यह लिखें तो यह हुई लिखित भाषा, यानी हम कुछ आपको जो भी समझाना चाह रहे हैं वो लिख कर समझाना चाह रहे हैं। लिखना भी अपने आप में एक भाषा हुई। तो भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा है जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम मुंह से बोलकर उच्चारण करें, वह है मौखिक भाषा। जैसे तुम जा रहे हो या तुम पढ़ रहे हो, या और एक हुई लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जो हम किसी को लिख कर बताएं। जैसे हमने किसी को लिख दिया कि पढ़ो, हमने किसी को लिख के दिखाया कि पढ़ो, तो वह यह देखकर समझ जाएगा कि वो हमें कहना चाह रही है कि मैं पढ़ने जाऊं, अर्थात मैं पढ़ूं। यह हुई लिखित भाषा। लेकिन अगर मैं मुंह से बोलूं
कि तुम जाकर पढ़ो, तो वह हुई मौखिक भाषा। अब आगे हम विचार करेंगे भाषा के विविध रूप। यह भाषा के मूलतः दो रूप हैं। यह जो प्रश्न है भाषा के रूप, तो भाषा के मूलतः दो रूप हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित। लेकिन इसके अलावा भी भाषा की अन्य रूपें भी हैं, जैसे कि पहला हुई मातृभाषा, दूसरा है बोली, तीसरा है राष्ट्रभाषा और चौथा है राजभाषा। पहला मातृभाषा। सबसे पहले भाषा हम कहाँ सीखते हैं? अपने घर में सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अपने परिवार वालों से, अपनी माँ से। सबसे पहले हमारी माँ हमें एक भाषा सिखाती हैं जो होती है मातृभाषा। वो अलग अलग भी हो सकती हैं। तमिल परिवार के बच्चे तमिल भाषा सीखते हैं, भोजपुरी परिवार के बच्चे भोजपुरी सीखते हैं, हिंदी परिवार के बच्चे हिंदी सीखते हैं। तो अलग अलग परिवारों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वह होती है मातृभाषा। जो भाषा हमें हमारी माँ सिखाती है उसे कहते हैं मातृभाषा। जैसे मातृभाषा को ले लिया जाए तो हम अपने घर में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह कहलाती है हमारी मातृभाषा। जैसे विदेशों में अंग्रेजी भाषा का यूज होता है तो वह होती है उनकी मातृभाषा, और हमारे देश में हिंदी सर्वप्रथम बोलते हैं। हमारी माँ हमें हिंदी बोलना सिखाती है, तो वह हुई हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा। दूसरे पर हम आते हैं बोली। बोली क्या है? बोली भी एक भाषा है जो बोली जाती है, लेकिन यह बोली जो कहलाती है यह ऐसी भाषा है जो सभी नहीं बोलते। यह एक निश्चित भाषा है। जैसे तमिलनाडु के तमिल परिवारों में, तमिल बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में तमिल नहीं बोला जाता। असम में असमिया बोली जाती है। वह हो गई एक बोली जो एक सीमित परिवारों में बोली जाए, कुछ लोग ही सिर्फ इसका उपयोग करें, एक परिवार या एक समाज। लेकिन यह बोली पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाती, इसीलिए यह एक बोली है जो भाषा का एक रूप है। भाषा का एक रूप ही है बोली, लेकिन यह सीमित लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए। जैसे हमारे देश में, हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है मुख्य रूप से, अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह भाषा वह भाषा कहलाती है जिसका उपयोग हम एक राष्ट्र में करते हैं। एक राष्ट्र के किसी भी कामों में हम राष्ट्रभाषा का उपयोग करते हैं, तो वह हुई हमारी राष्ट्रभाषा। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब इसके बाद हम विचार करते हैं राजभाषा पर। राजभाषा यह भी भाषा का एक रूप है। राजभाषा वह भाषा है जो एक राज्य में सरकारी कार्यकाजों के लिए उपयोग की जाती है, जैसे दफ्तरों में, कार्यालयों में, और यह ऐसे प्रकार की भाषा है जिसे सिर्फ सरकारी कार्यकाजों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम सरकारी कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारी राज्य भाषा क्या है? हिंदी। और इसके साथ ही हम अंग्रेजी का भी उपयोग करते हैं। तो राजभाषा वह भाषा है जो एक राज्य के कार्यकालयों में, सरकारी दफ्तरों में इसका प्रयोग किया जाता है, वह है राजभाषा। राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को 49 में हिंदी को स्वीकारा गया था राजभाषा के रूप में। राजभाषा के पहले हमारी राजभाषा अंग्रेजी थी, जब हमारे देश पर अंग्रेज राज्य किया करते थे,
तब हमारी राजभाषा अंग्रेजी थी, क्योंकि सरकारी सारे कार्यालय, दफ्तर हो या कोई भी कार्यरत जगह हो जहाँ पे कुछ लिख कर दिया जाए, वो सारी भाषाएं अंग्रेजी में होती थी। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार हमने भाषा के विविध रूपों में क्या क्या पढ़ा। पहला, मातृभाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा, बोली और राजभाषा। इन चारों के विषय में हमने पढ़ा। यह भाषा के विविध रूप है। पहले भाषा के पहले दो रूपों के बारे में हमने विचार किया था, जो है मौखिक और लिखित। मौखिक जो हम बोलकर उच्चारण करके अपने भाषा को एक दूसरे से बोलते हैं, वो हुई मौखिक, और एक हुई लिखित जो हम लिख कर किसी को बताते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि पढ़ो, मैं अगर किसी को लिख के दूँ पढ़ो, तो वो पढ़कर जान जाएगा कि वो मुझे पढ़ने के लिए कह रही है। यह भी एक प्रकार से भाषा ही हुई, जिसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अलावा भाषा के और भी रूप थे, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली और राजभाषा। इसके बाद अब हम भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं बोली जाती है। भाषाएं तो कई होती है, लेकिन हमारे भारत में के संविधान के अनुसार सिर्फ कुछ भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो भारत में प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। उनमें 22 प्रमुख भाषाएं हैं। पहली है असमिया, जो असम में बोली जाती हैं। बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये भारत के प्रमुख 22 भाषाएं हैं, जो इसे संविधान ने, हमारे भारत के संविधान ने इन्हें स्वीकृति दी है कि यह भाषाएं भारत में बोली और लिखी जा सकती हैं। इसके अलावा विश्व में भी कुछ प्रसिद्ध भाषाएं होती है।